विज्ञान है नवयुग की पहचान, नवाचार से बढ़ेगा सम्मान, प्रगति की राह पर आगे बढ़े, ज्ञान से रोशन हो भारत महान। नमस्कार श्रोताओं, मैं सुपर्णा आप सभी सुनने वालों के लिए लेकर आई हूँ आकाशवाणी हाफलों की ओर से एक खास कार्यक्रम। श्रोताओं, आज नेशनल साइंस डे यानी हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसी खास दिन के लिए हम आज हाजिर है एक खास कार्यक्रम लेकर। और आज के इस कार्यक्रम में यानी हमारे आकाशवाणी हाफलोंग के स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर संचयिता राजकुमार मैम। वे हमारे हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर संचयिता राजकुमार मैम, आपका हमारे आकाशवाणी हाफलोंग में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम डॉक्टर संचयिता मैम से ढेर सारी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, और देरी ना करते हुए आरंभ करते हैं हमारा आज का ये खास कार्यक्रम हमारे गेस्ट डॉक्टर संचयिता मैम के साथ। तो मैम, मेरा पहला सवाल ये होगा कि आज नेशनल साइंस डे है और इस विशेष दिन के अवसर पर आप क्या कहेंगे? नमस्कार श्रोताओ, मेरी तरफ से हाफलोंग को नमस्कार। आज का जो दिन है, जो नेशनल साइंस डे है, इसका एक हिस्ट्री है इसको मनाने का। एक्चुअली क्या हुआ था, सीवी रमन सर ने जब रमन इफेक्ट डिस्कवरी किया था, वो 1928 में उन्होंने वो डिस्कवरी किया और उनको नोबेल प्राइज मिला 1930 में, 1930 में। सो उसके बाद क्या हुआ, जो इंडिया गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि एक दिन उनके नाम पे हम लोग मनाएंगे, उनके डिस्कवरी के ऊपर। सो उस बेसिस पे 28 फरवरी जो आज का दिन है, तो आज के दिन उनको ऑनर करने के लिए नेशनल साइंस डे मनाते हैं। सो ये ब्रीफ एक हिस्ट्री है, इसका डिटेल आप लोग जान सकते हैं बाद में। सो मेरी तरफ से मैं इतना ही बताना चाहूँगी। हम सब लोगों को मनाना चाहिए, जैसे कि बाकी त्यौहार हम लोग मनाते हैं, ये नेशनल साइंस डे भी मनाना चाहिए, ताकि हम लोग का जो नया प्रजन्म है, जो भी यंगस्टर्स है, उनको साइंस के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे आप। तो इसलिए इस दिवस को भी, जैसे कि हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, उसी हिसाब से इस डे को भी बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। जी मैम, मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी से हुए चेंजेस के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर मैं सिर्फ भारत की बात करूं, इंडिया की बात करें, तो पिछले 10-15 सालों में भारत ने बहुत तरक्की करी है साइंस और टेक्नोलॉजी में। आप लोगों ने भी देखा है, हम लोग का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अभी जैसे कि हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, ये 2G से 5G इतने कम टाइम में आ गया है ना। और बहुत सारे ऐप्स आ गया मोबाइल पे ही, मोबाइल के बिना आजकल कुछ भी नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आपका कदम है। और अगर हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में बात करें, 15-20 सालों में, रिसेंट ईयर में मैं बहुत पुराने समय में नहीं जाऊंगी, जैसे कि हम लोग का हो गया मंगलयान लॉन्च हुआ था। मंगलयान का क्या था, इम्पोर्टेंस क्या है, ये पहला एक मंगल मिशन है इन द एंटायर वर्ल्ड जो साउथ पोल ऑफ द मून, मतलब चांद का दक्षिण पोल पे ये लैंड हुआ। ये किसी देश ने नहीं किया, इंडिया ने पहली बार किया है। उसके बाद आया आपका मार्स मिशन। मार्स मिशन का खासियत ये है कि ये सबसे सस्ता मार्स मिशन है और ये इंडिया की तरफ से है। उसके बाद आपका आ गया, उसके बाद अभी रिसेंट 24 मतलब 2024 की अगर हम लोग बात करें, तो ऐसे बहुत सारे मिशन लॉन्च हुआ है। जैसे कि एक हो गया नेशनल क्वांटम मिशन, जो कि क्वांटम थ्योरीज और क्वांटम जो टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर ये डेवलपमेंट पे काम करेगा। उसके बाद आपका आ गया जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, मतलब आपके हेल्थ केयर पे कैसे हम लोग और इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट लेके आए। और उसके बाद आ गया कि हम लोग मोबाइल में बैटरी या फिर लैपटॉप का बैटरी होता है लिथियम आयन बैटरी, इसका जो डिज़ाइन है, नया डिज़ाइन, सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं, मतलब आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ाया गया है विद द न्यू डिज़ाइन, और ये इंडिया से किया गया है। फिर उसके बाद आपका आ गया, जैसे कि मैंने बोला, हेल्थ केयर में AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है इन कुछ सालों में। और आप लोगों को अगर याद हो, जब कोविड का टाइम था, हम लोग वैक्सीन के लिए इधर इधर घूम रहे थे, कोई वैक्सीन नहीं निकला था, तब इंडिया ने निकाला था कोवैक्सीन और हम लोगों ने वो लिया भी है। सो ये इंडिया का कंट्रीब्यूशन है साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए पूरे विश्व में। जी मैम, अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि भारत ने विज्ञान के फील्ड में कौन कौन सी अचीवमेंट हासिल की है, इसके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी। अचीवमेंट जैसे कि अभी बताया, ये सारे अचीवमेंट तो है ही। उसके बाद आपका रिसेंट अचीवमेंट में आपका क्या आता है, एग्रीकल्चरल में कि नया नया जेनेटिक इंजीनियरिंग आ रहा है, वो सब, ताकि हम लोग का जो क्रॉप्स है, जो हम लोग का खेती है, और ज़्यादा डेवलप हो, उसमें जो हम लोग उत्पाद करते हैं
जो भी खाद्य पदार्थ जी वो नष्ट ना हो, उसके लिए नया नया टेक्निक आ रहा है, ठीक है। उसके लिए नया नया एनवायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल्स आ रहे हैं जो हमारे खाद को भी अच्छे से उपजाऊ करता है और मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ाता है, और बाकी आपका ज़मीन का जो फर्टिलिटी है उसको भी मेंटेन रखता है, जी ठीक है। और अभी जो मैंने बताया कि ये मंगलयान हो गया, ये सब हो गया, फिर आपका हो गया अभी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम हुआ है फॉर गगनयान मिशन, मतलब स्पेस में कैसे हम लोगों को भेज सके, उसके ऊपर रिसर्च अभी चल रहा है। तो जी। ये बहुत ही लेटेस्ट रिसर्चेस है, और बाकी जो रिसर्चेस है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे तो बढ़ ही रहा है। जी मैम हम साइंस के बारे में बात कर रहे हैं और सर सीवी रमन के बारे में बात ना करें ये थोड़ा अधूरा सा होगा। तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे और इनके द्वारा रमन इफेक्ट खोज के महत्व के बारे में आप क्या कहेंगे? सर सीवी रमन का जो रमन इफेक्ट का जो खोज था उसका स्टार्टिंग पॉइंट तब हुआ जब वो लंदन गए थे। लंदन जी। जब वो गए थे यूके, तब उन्होंने मेडिटेरियन सी को देखा, उसका कलर ब्लू था। अच्छा। और उन्होंने सोचा कि इस सी का कलर इतना ब्लू कैसे है, जैसे कि हम लोग का आकाश का कलर है ब्लू, जी वैसे ही उसका कलर। तो उन्होंने सोचा कि क्या रीज़न हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। तो उनका वो क्यूरियोसिटी ही था जो ये खोज का पहला नींव था। तो उन्होंने फिर प्रयोग किया कि अगर हम पानी के थ्रू एक लाइट को पास करते हैं, फिर उन्होंने देखा कि लाइट का जो कलर है पानी के थ्रू पास होने के बाद लाइट का कलर अलग हो जाता है, जी वो मैम। किस लिए होता है। फिर उन्होंने और ज़रा उसके ऊपर रिसर्च करा। फिर उन्होंने निकोल प्रिज्म, एक होता है प्रिज्म, नॉर्मल प्रिज्म, उसके थ्रू लाइट जब पास किया, उन्होंने देखा कि लाइट का अलग अलग कलर में वो डिवाइड होता है। जी फिर उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ी, जी तो उन्होंने अलग अलग लिक्विड पे, मतलब लिक्विड प्रोडक्ट पे लाइट को पास किया। फिर उन्होंने देखा कि जैसे ही लिक्विड, अलग अलग लिक्विड पे अलग अलग टाइप का वो लाइट का इफेक्ट होता है आफ्टर डिफ्लेक्शन, मतलब फिर उसके बाद उन्होंने ये थ्योरी निकाली, जैसे ही लाइट किसी अणु पे, मॉलिक्यूल पे फॉल होता है, गिरता है, तो उसका डायरेक्शन जो है आफ्टर फॉलिंग ऑन दैट मॉलिक्यूल, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जी। तो उसी को बोलते हैं हम लोग रमन इफेक्ट। और ओके मैम। इसका ये है जैसे कि जो लाइट आ रहा है उसका वेवलेंथ जो है, और जब वो अणु के ऊपर फॉल होके डिफ्लेक्ट होता है, जो डिफ्लेक्टेड लाइट है उसका वेवलेंथ अलग है। सो ये जो अलग अलग वेवलेंथ बन गया, पहले अलग आया, फिर डिफ्लेक्ट होने के बाद वो वेवलेंथ कुछ अलग आया। जी सो इसी को इन शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं रमन इफेक्ट। और इसका फिर उन्होंने एक टेक्नोलॉजी निकाला, उसको बोलते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जी मैम। और इस रमन इफेक्ट के लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला इन फिज़िक्स। लेकिन ये डिस्कवरी है फिज़िक्स का, लेकिन ये अप्लाई होता है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एंड अदर टेक्नोलॉजी एज वेल। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जी और अभी तक ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक अभी भी रिसर्च में ये बहुत वाइडली यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि अब 1930 में हो गया तो अभी यूज़ नहीं है। अभी भी कोई भी आप रिसर्च पेपर उठा के देख लो, उसमें इसका यूज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा, इवन आज तक, जी आज के डेट तक। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी है, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर द एंटायर वर्ल्ड। ओके मैम काफ़ी समय से हमने देखा है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काफ़ी कुछ बदला है और न्यूज़ में भी ये काफ़ी चर्चे में रहता है। आप इसके बारे में क्या सोचती है और इसके क्या फ़ायदे हैं और मैम क्या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? इसके बारे में आप अगर हमारे सुनने वालों को बता दें। हाँ, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग एआई बोलते हैं, हम लोग बोलते तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये एक्चुअली है क्या, पहले उसको समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसको हम लोगों ने मशीन के ऊपर डाला है। ये बहुत ही मतलब लेमन लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं समझा रही हूँ। जी तो हम लोगों ने मशीन को ये बनाया कि वो हम लोग के जैसा ही वो सोचे, हम लोग के जैसा ही वो टास्क करे, हम लोग के जैसा ही वो रिजल्ट दे। तो उसको हम लोगों ने मशीन में सिमुलेट किया, जी हमारे थॉट प्रोसेस जैसा ही। तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चीज़ हर एक फील्ड में अभी यूज़फुल है, ठीक है। अगर आप देखें कि कहीं पे, फॉर एग्जांपल, ये डे टू डे लाइफ हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे जीपे करता है तो वो मशीन क्या बोलता है, 200 रुपीज़ आपने जीपे किया तो क्या बोलता है, कुछ बोलता है ना मशीन। जी जी
₹200 हैज़ बीन पेड टू योर अकाउंट, जी ऐसा मैम। कुछ बोलता है, वो एआई बोलता है, वो कोई आदमी कोई औरत नहीं बोलता। और जैसे कि आप अगर किसी रेलवे स्टेशन में हैं, बड़े शहर का रेलवे स्टेशन में है, वो जो अनाउंसमेंट होता है ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, वो एआई के थ्रू होता है आजकल। मेट्रोज में अगला स्टेशन ये है, तो वो सारे एआईज। इवन आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट हो गया या फिर कमर्शियल्स हो गए, जो वॉइस ओवर होता है वो एआई होता है। और एलेक्सा, सुना है एलेक्सा? एलेक्सा एआई है, वो कोई लेडी नहीं बोलती, वो एआई का वॉइस है। फिर हम लोग जैसे कि अभी आप देखिए, आप कोई भी चीज़ आप यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं, उसके रिलेटेड बाकी जो वीडियोस है वो आपको शो करेगा। वो कैसे शो करेगा, उसको कैसे पता हम किस में इंटरेस्टेड है? वो एआई के थ्रू होता है। आप कोई भी आप फेसबुक चलाती है? जी मैम। फेसबुक, इंस्टा, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करती है, आप अगर फेसबुक पे कोई भी चीज़ आप देखती है, उसके रिलेटेड वो चीज़ें आती है। जी। ठीक है, आप शॉपिंग करती है अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, जी। जो चीज़ें देखती है उसी के रिलेटेड सारी चीज़ें वो दिखाएगा। आप अगर आज मोबाइल्स देख रही है, तो वो मोबाइल्स का ऑफ़र आपको नोटिफिकेशन में आता है, आपको टीवी का ऑफ़र नहीं आएगा, बिकॉज आपने टीवी नहीं सर्च किया। तो ये सारे एआईज हैं, ठीक है। ओके और मैम। ये एआई सिर्फ हमारे इसी में ही सीमित नहीं है। आप अगर किसी सर्जरी कराने जा रहे हैं, तो सर्जरी में भी आजकल एआई यूज़ होता है, ताकि आपका जो बीमारी है वो या फिर जो सर्जरी है वो अच्छे से हो। जी। फिर उसके बाद आपने जो पूछा एडवांटेजेस तो आप लोगों को पता है बहुत है। एआई क्या करता है, हम लोग का जो, सपोज करिए आपके पास बहुत डाटा है, बहुत ह्यूज अमाउंट में डाटा है, पुराना नया सब डाटा है। आप अगर खुद उसको एनालाइज करने बैठेगी, आपको पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अगर आप एआई के थ्रू करती है तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, वो आपको पूरा एनालाइज करके देगा। ना कि वो एनालाइज करके देगा, बल्कि वो उसका फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ चेंजेस देख रहे हैं, अगर आप उसको, वो डेटा को एआई के थ्रू एनालाइज करेंगे, तो वो स्टॉक मार्केट का भी प्रिडिक्शन करके देगा। इतना तक आगे बढ़ गया है एआई। इवन आपका और एडवांटेजेस क्या है, आप जीरो रिस्क, मतलब जैसे कि अगर किसी आदमी से आप कराने बैठो, सपोज आप मेरे को बोलो कि आप ये करके दो, अगर आज मैं बीमार पड़ गई तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी। जी। बट मशीन का तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है बस ऐसे। मशीन को आप अच्छे से मेंटेन करो, जी। उसको सर्दी जुकाम कुछ नहीं होगा, ठंड में भी वैसे ही काम करेगा जैसे गर्मी में करता है, जी बारिश में भी ऐसा ही काम करेगा। फिर उसके बाद उसका डिसीजन मेकिंग बायस नहीं होगा। अगर मैं कुछ डिसीजन लूँ 2-3 लोगों के बीच में, तो मेरा डिसीजन बायस भी हो सकता है। अच्छा, ये मेरा रिलेटिव है, इसको ज़्यादा पॉइंट्स दे देता है, बट एआई ऐसा नहीं करेगा। एआई एकदम अनबायस, उसको नहीं पता आप मेरे किसी के रिलेटिव हो या नहीं हो। फिर 24 घंटा अवेलेबल, हम आदमी लोग तो नहीं हो सकता ना 24 घंटा अवेलेबल। सो ये 24 घंटा अवेलेबल आपके लिए। फिर आपको डिजिटल असिस्टेंस देता है, मतलब आप सपोज करिए आज मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, जी। ठीक है, उसके लिए ये असिस्ट करता है। आप लोगों ने सुना होगा चैट जीपीटी, जी मैम, सुना है। चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, ये सारे आपको एक कंसाइज वे में आप आइडिया दे देता है कि चलो आप एक इस टॉपिक में कुछ लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आपको वो समरी टाइप का वो दे देगा। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि डिसीजन आपने लेना है। ये नहीं कि ये एआई ने जो दिया वो ही एकदम करेक्ट है। आप अपने एथिक्स, अपने डिसीजन मेकिंग पावर को यूज़ करिए, फिर उसके बाद डिसाइड करिए जो उसने आउटपुट दिया वो आप अपने लाइफ में या फिर अपने डेवलपमेंट में वो कैसे यूज़ करेंगे। जी। दैट इज़ वन डिसएडवांटेज। वो आपको अनबायस्ड रिजल्ट तो देगा, लेकिन उसको एनालाइज, उसको फर्दर आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये आपके ऊपर है। और कई सारे मतलब डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि इसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है जो हम लोग के पास है जी है ना। मैम। जी मैम। फिर उसके बाद इसके पास क्रिएटिविटी इतना नहीं है जितना हम लोग के पास है। आप जो इनपुट देंगे वो उसी का ही वो आउटपुट देगा। जी। तो जी। क्रिएटिविटी हम लोग के पास है, इमोशनल इंटेलिजेंस हम लोग के पास है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर हम लोग के पास है। और एक आजकल क्या हो गया, जैसे ही ये एआई आ गया, हम लोग थोड़ा सा लेजी टाइप का हो गए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जी मैम। ये सारे मतलब मेन कंसर्न बोल सकते हैं। और एडवांटेजेस तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, सो इस टॉक में तो वो कवर करना मुश्किल है। जी मैम। आज के लिए एआई के ऊपर इतना ही बोलना चाहूँगी। ओके मैम। मैम, अक्सर हमने ये देखा है कि बच्चे और यूथ साइंस सब्जेक्ट से बहुत डरते हैं,
इसके बारे में आप क्या कहेंगे और मैम इस डर को वे कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में भी अगर आप हमारे सुनने वालों को बता दें। साइंस एक्चुअली देखिए, साइंस ये सिर्फ बुक में सीमित नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट बुक का ये चीज़ है, बट इतना भी उसी में सीमित ना रह के अगर इसको हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड बनाते, एक्सपेरिमेंट बेस्ड, जी तब बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा। और हर बच्चा जन्म से ही हम लोग साइंस के साथ ही बड़े हुए हैं। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक देखें, जो भी चीज़ें आप यूज़ करती है सब साइंस का ही देन है। आप जी टूथपेस्ट से लेके साबुन तक या फिर जो भी यूज़ करता, कपड़ा तक, सब साइंस का ही देन है। तो फिर इस चीज़ को हम लोग बच्चों में कैसे इंट्रोड्यूस करें? आप पढ़ाने के साथ साथ उनको एक्सपेरिमेंट दिखा सकते हैं, जी क्योंकि बोलते हैं ना, जो हम लोग देखते हैं वो ज़्यादा याद रहता है जी। ना, रादर देन रीडिंग समथिंग। जी पढ़ने के साथ साथ एक्सपेरिमेंट आप दिखा सकते हैं, फिर उनको लैब विजिट करवा सकते हैं। कोई भी अगर साइंस लैब है आसपास या फिर कोई साइंस म्यूज़ियम है, उसमें आप लेके जा सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोई अगर ऐसा प्रोफेसर हो गया या फिर साइंटिस्ट हो गया जिसका कंट्रीब्यूशन है साइंस पे, तो उनसे आप बात करवा सकते हैं बच्चों से, ताकि बच्चे इंस्पायर हो उनको जी। देख के। फिर उसके बाद आप, आजकल के बच्चे मुझे नहीं लगता इतना बुक्स पढ़ते हैं, तो जी। साइंस बुक्स तो वो लोग बिल्कुल, मतलब साइंस जो नॉवेल फिक्शन बुक्स वो लोग नहीं पढ़ेंगे, बट मूवी तो देखेंगे। सो आप मूवी दिखा सकते हैं जो साइंस फिक्शन के ऊपर होता है, ठीक है, जी साईफाई मूवीज जिसे बोलते हैं हम लोग। जी और साइंस के रिलेटेड कुछ कुछ पजल्स आते हैं, वो सब भी हम लोग बच्चों को, मतलब छोटे बच्चों से ही हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे का रुचि जो है, इंटरेस्ट जो है अगर स्पोर्ट्स में है, उसको हम लोग साइंटिफिकली तो समझा सकते हैं। अगर किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, अगर उसको फुटबॉल किस स्पीड में मारने से गोल की तरफ जाएगा, अगर उसको वही नहीं पता तो फिर वो खेलेगा कैसे? जी तो ये फिजिक्स हो गया आपका, जी किस एंगल में मारेगा, किस स्पीड में मारेगा, है ना, वो उसको जानना पड़ेगा ताकि वो गोल हो। सारे स्पोर्ट्स में फिजिक्स लगता है। जी जैसे कि अभी हम लोग का ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, ये जेवलिन थ्रो में उन्होंने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कैसे थ्रो किया? क्योंकि उनका जो थ्रोइंग एंगल था वो 45 डिग्री होने पे ही सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएगा। ये फिजिक्स हो गया। फिर हम लोग अगर केमिस्ट्री की बात करें, क्योंकि मैं केमिस्ट्री की हूँ, केमिस्ट्री हम लोग डेली करते हैं। हम लोग का जो किचन है ना, वो केमिस्ट्री लैब से कम नहीं है। जी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के नानी या फिर दादी या फिर माँ ने कभी बोला होगा, जो हम लोग का खार खाता है ना, जी मैम खार के साथ कभी हम लोग खट्टा नहीं खाते, नींबू खाना मना होता है, जी, बोलते हैं कि मत खाओ। इसका ऐसा कुछ ऐसा रीज़न नहीं है, वो इसका रीज़न ही है अगर खार और नींबू एक साथ खाते हैं तो वो रिएक्शन करता है बॉडी में, ओके तो इसीलिए वो मना करते हैं। अच्छा तो ये सब हम लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। जी तो ये सारी चीज़ें छोटी सी चीज़ें होती है, ये स्मॉल स्मॉल एग्जाम्पल्स होते हैं जो बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। उनको प्रैक्टिकल लाइफ के थ्रू आप साइंस को समझाएं तो उनको बहुत इंटरेस्ट आएगा। जी मैम। मैम अगर कोई युवा यानी कोई स्टूडेंट को साइंस स्ट्रीम लेकर आगे बढ़ना है तो उसे किस तरह शुरुआत करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको साइंस में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जी और साइंस में अगर इंटरेस्ट है तो उसको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, ये चारों में अच्छा होना पड़ता है, जी ठीक है। एटलीस्ट फिज़िक्स केमिस्ट्री में तो अच्छा होना पड़ता है। उसके बाद अगर वो मेडिकल फील्ड में जाना चाहे तो बायो में अच्छा होना पड़ेगा। अगर वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है तो उसको मैथ्स इज़ अ इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, वो तो दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। जी मैथ्स जो है फिज़िक्स में भी यूज़ होता है, केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है ना। तो शुरुआती दिनों में बच्चों को इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, हमें सब्जेक्ट इसीलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी तो आप बच्चों से पूछिए कि आपको किस लिए अच्छा नहीं लगा, आप रूट कॉज उसका जानिए। जी जब तक आप रूट कॉज नहीं जानेंगे तब तक आप उसको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। अगर टीचर नहीं पसंद तो आप टीचर चेंज करा सकते हैं, स्कूल तो नहीं चेंज कर सकते, आप ट्यूशन वगैरह दे के टीचर अगर चेंज करा दे। अगर टीचर इंटरेस्टिंगली पढ़ाए तो स्टूडेंट अपने आप मोटिवेट होता है, अपने आप उस टॉपिक में इंटरेस्ट लेता है। जी तो उसके बाद आप उसको जैसे कि अलग अलग साइंस के बुक्स आप दे सकते हैं एट डिफरेंट लेवल्स, है ना। फिर उसके बाद आजकल इतना सारा सोर्सेज है, हम लोग के टाइम पे तो सिर्फ बुक्स ही था। आजकल यूट्यूब वीडियोस से लेके बहुत सारे कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन आपको दिखाई देता है, तो वो सब दिखाए जो वो समझ सके,
बहुत ज़्यादा हाई लेवल वाला अगर नहीं समझ पा रहे तो इजी लेवल वाला, अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, हिंदी तो सबको आती है, जी, तो हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं, यूट्यूब में भी बहुत सारे अवेलेबल है, तो आप हिंदी में दिखाइए, ठीक है। जी, फिर उसके बाद ये जो एग्ज़ाम्स है आफ्टर 12th, जो एग्ज़ाम्स देते हैं JEE, नीट, जी, फिर ये सब एग्ज़ाम्स के लिए उसको प्रिपेयर करें अच्छे से। घर पे बैठ के भी वो प्रिपेयर कर सकता है, क्योंकि आजकल सारे मटेरियल जो है आपके हाथ में, मोबाइल पे होता जी है मैम, ना, जी आपके मैम, हाथ में ही होता है सारा। बस इंफॉर्मेशन आप टाइप करने की ज़रूरत है कि मुझे ये चाहिए, जी, तो ऐसे आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। ओके मैम। मैम, आज के दिन आप हमारे डिमासाओ के युवाओं जो कुछ करना चाहते हैं साइंस की फील्ड में, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? साइंस के फील्ड में करने के लिए तो बहुत सारे स्कोप्स हैं, ठीक है। आप, ऐसा नहीं है कि आपको साइंस में टॉपर होना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने घर से ही कुछ ना कुछ कर सकते हैं, जी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर आपको देखना है आपके घर के आसपास के एरिया का पानी का क्वालिटी, है ना, जी, वो भी एक साइंस टॉपिक में ही आता है। जी, तो आप वो क्वालिटी चेक कैसे करेंगे? घर बैठे तो नहीं कर सकते। जी तो मैम, हाफलॉन्ग में क्या है, हम लोग का PH ही जी, है ना, जी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जी वहाँ मैम, पे आपका वाटर टेस्टिंग होता है। तो आप कभी वो लैब विजिट करें, तो आप वो लैब में जाके देखें, अच्छा ये सिंपल सिंपल सा टेस्ट होता है, चलो ये इससे मैं अपने सोसाइटी को मैं ये मैसेज दे सकता हूँ कि आप लोग जो पानी पी रहे हो वो पीने लायक है कि नहीं है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जी, ठीक है। आप घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप साइंस, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, आप साइंस म्यूज़ियम वगैरह जा सकते हैं, या फिर आप किसी फील्ड ट्रिप पे जा सकते हैं, या फिर आप हमारे ही कॉलेज आ सकते हैं, हमारे लैब्स वगैरह देख सकते हैं, हम लोग कैसे काम करते हैं देख सकते हैं। या फिर आप किसी ऐसे साइंस के व्यक्ति को आप उनसे पूछ सकते हैं, बहुत सारी जानकारी उनसे ले सकते हैं। और डिमा हासाओ के जो स्टूडेंट्स हैं, जी मैम, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इनका एक्सपेरिमेंटल हैंड बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, जितना मतलब हमारे प्लेन्स के बच्चों का नहीं है। यहाँ पे उनका अगर आप बोलो कि ये चीज़ ऐसे ऐसे बनाना है, वो एग्जैक्टली बना के देते हैं। अच्छा, और ये सिर्फ मैं नहीं, हमारे डिपार्टमेंट के, हम इवन हमारे जितने भी साइंस के फैकल्टी है, हम लोग बात की, क्योंकि हम लोग का एक्सपेरिमेंट होता है। जी, इवन जो HS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी आप बस ये बता दो कि कैसे कैसे करना है, वो लोग एग्जैक्टली निकालेंगे, और हम लोग बहुत खुश होते हैं उनसे। और हम लोग बोलते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंटल लाइन बहुत अच्छा है, ये लोग अगर रिसर्च में जाए ना, ये जी, लोग बहुत नाम करेंगे, क्योंकि रिसर्च में आपका एक्सपेरिमेंटल हैंड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दिमा हासाओ के स्टूडेंट्स के लिए, नए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक्चुअली बोल रही हूँ, एम्फोसाइज करके बोल रही हूँ कि आप लोग रिसर्च में जाए, क्योंकि आप लोग का बाय बर्थ है, जी मैम, जो हम लोग के पास भी शायद नहीं है। हम लोग बहुत ट्राई करने के बाद हम लोग शायद वो चीज़ बना पाए, लेकिन आप लोग का ये बाय बर्थ, आप लोग को ये टैलेंट मिला है कि आप लोग का हाथ इतना अच्छा है, एक्सपेरिमेंटल है, जिस चीज़ में हाथ डालोगे ना वो सोना ही बनेगा। बहुत ही अच्छी बात कही है मैम आपने, डॉक्टर संचयिता राजखोवा मैम। आप हमारे आकाशवाणी हाफलोंग की स्टूडियो पे आए और हमारे साथ इतनी सारी जानकारी बांटी, हमें समय दिया, हमें बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, और हाफलोंग वासियों का भी, जिन्होंने इतना अच्छे से मुझे सुना। और आपको जो भी मदद की ज़रूरत, फ्यूचर में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कॉलेज भी आ सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, हमारा आज का ये कार्यक्रम इन्हीं जानकारियों के साथ यही समेट रहे हैं। आप लोग मुझे यानी सुपर्णा को दीजिए इजाजत। आज के लिए धन्यवाद, और आप सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलोंग।